डियर स्टूडेंट, रिवीजन की आज इस सीरीज़ में मैं नेक्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर बात करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंप्लीट कर लिया और उसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर डाल दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस है, इसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक फर्स्ट कहलाती है ये, क्योंकि इसके अंदर दो चैप्टर है। आपका एक प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है और दूसरा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो चैप्टर मिला के जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमने जो डेफिनेशन यहाँ पे कवर किया, व्हाट इज़ जेनेटिक। जेनेटिक क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम डील करते हैं दो चीज़ों को, इनहेरिटेंस को और किसको, वेरिएशंस को। यानी कि जब एक बच्चा बर्थ करता है, जब एक बच्चे की पैदाइश होती है, तो उस बच्चे को हम जैसे ही देखते हैं तो हम आंकड़ा लगाने लगते हैं कि ये बच्चा किन के ऊपर गया है, और फिर उसमें ये भी देखते हैं कि और क्या चीज़ है जो बच्चे को अपने पेरेंट से अलग कर रही है। वो जो चीज़ अलग कर रही है उसे वेरिएशंस कह देते हैं, और जो हम उसमें समानताएं देखते हैं, सिमिलरिटीज़ देखते हैं, जो उसको अपने पेरेंट से पास हुई है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस कह देते हैं। यहाँ से इनहेरिटेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं हम कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ये एक प्रोसेस होती है बाई विच कैरेक्टर जो होते हैं वो पास करते हैं, कहाँ से, ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजनी। यानी कि जो पेरेंट के कैरेक्टर हैं, जब वो प्रोजनी के अंदर पास करते हैं तो इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। और जब ये कैरेक्टर पास करते हैं तो इनमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं। तो वेरिएशंस क्या होता है, ये डिग्री बाई विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट, है ना। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस कह देते हैं। और आज हम जानते हैं कि जो वेरिएशंस आता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। वेरिएशन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है, और ये बात जो है हमारे एंसेस्टर आज से लगभग 8000 बिफोर क्रिस्ट 1000 BC ये चीज़ जानते थे। तो वो क्या करते थे, कैसे वेरिएशंस लाते थे, वो फॉरेस्ट में जाते, जंगलों में जाते, वहाँ से वाइल्ड स्पीसीज़ को सिलेक्ट करते और उस वाइल्ड स्पीसीज़ से क्या करते, डोमेस्टिकेशन करते। डोमेस्टिकेशन कैसे होता है, उसे पालतू कैसे बनाते हैं, सबसे पहले वो उन वाइल्ड एनिमल को चुनते जिनके पास डिज़ायरेबल करेक्टर होता है। तो उस गाय को चुनना या उस जानवर को चुनना जिसके पास डिज़ायरेबल करेक्टर होता है, इस चीज़ का सिलेक्शन आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है। क्योंकि हम खुद चुन रहे हैं इसलिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन करने के बाद जिसके अंदर डिज़ायर करेक्टर होते थे उनके बीच में सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा देते थे। तो एनिमल उन्होंने देखा जिन दो के अंदर मेल एंड फीमेल में डिज़ायर करेक्टर होता था, तो उन दोनों के बीच में सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा देते थे। तो इस तरीके से कराते 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 क्या होता कि जो डिज़ायरेबल करेक्टर थे वो उन्हें मिल जाते। और इसी प्रोसेस से हमने यहाँ पे कुछ डोमेस्टिकेटेड काऊ बनाई है, जैसे साहिवाल हो गई जो कि पंजाब में फेमस है, रेड सिंधी हो गई, ब्राह्मीण हो गई, या गिर जो कि ये सारी जो है डोमेस्टिकेटेड काऊ बनाई गई हैं, ठीक है ना। और इसमें मैंने आपको देखिए कुछ जेनेटिक्स के फादर जो हैं वो कौन है, जानते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन या TH मॉर्गन। फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक जो होते हैं ये ए गैरार्ड होते हैं, ए गैरार्ड को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या है, जेनेटिक्स से पहले जब तक हम इनहेरिटेंस के बारे में नहीं जानते थे, तो उससे पहले भी कुछ बातें बताई गई हैं, जिसमें दो थ्योरी यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर दे रहे हैं। एक था ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस और दूसरा कौन सा था, ये पैनजेनेसिस थ्योरी। इसके बारे में समझिए। अच्छा, आज हम जानते हैं कि मेंडल ने क्या किया था पहले ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या है, इसमें लोग ऐसा मानते थे और आज भी ये चीज़ सच मानते हैं लोग, जो कि ये गलत है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं होता है। इसमें यह था कि जैसे एक तरफ फादर हैं ये और एक तरफ क्या है, ये मदर हैं ये, इनसे आने वाले जो बच्चे होंगे आइदर मेल, या तो मेल या फिर फीमेल, तो दोनों के कैरेक्टर, इनके और इनके कैरेक्टर मिक्स हो के ही बच्चे में जाते हैं। दिस इज नोन एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, जैसे को लिक्विड के नाम से भी जानते हैं, लिक्विड इनहेरिटेंस, ऐसा लोग मानते थे। कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, और ब्लेंडिंग मतलब होता है मिक्स होना। तो फादर एंड मदर का कैरेक्टर मिक्स होकर बच्चे में आना, ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस कहलाता है।
और पैनजेनेसिस थ्योरी जो है 1868 में, पैनजेनेसिस थ्योरी जो है 1868 में ये डार्विन ने दिया था, 1868 में। इनकी भी बात क्या है देख लेते हैं। इनका ये मानना था कि जैसे क्या कह रहे हैं, द वेरिएशंस ऑफ, इन्होंने इनकी किताब थी उसका नाम था द वेरिएशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट अंडर द डोमेस्टिकेशन में बताया था। क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस, इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि हर एक अंग का पैनजीन होता है। जैसे हमारे पास जो हाथ है इसका पैनजीन होगा, जो आँख है इसका पैनजीन होगा, जो पैर है इसका भी क्या होगा, पैनजीन होगा। और जब गैमेट बनता है ना तो गैमेट सेल के अंदर यही पैनजीन चला जाता है, और जब गैमेट में जाता है तो फिर वो पैनजीन बच्चे को मिलता है, फिर बच्चे के अंदर हाथ पैर बनते हैं, ऐसा मानना था। फिर लोगों ने इनके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि अगर एक तरफ आप बोल रहे हैं जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स में जैसे ये क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स में जैसे फादर हो गए और दूसरे कौन हो गए, मदर, तो इनका जो भी हैंड है और इनका जो भी हैंड है, इनके हाथ में एक जीन मिलेगा, इनके भी हाथ में क्या होगा, जीन मिलेगा, जिसे हम पैनजीन कह देंगे। जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये पैनजीन जो होगा गैमेट के अंदर जाएगा, यहाँ से पैनजीन कहाँ जाएगा, गैमेट के अंदर जाएगा पैनजीन। फिर गैमेट फ्यूज़ होंगे तो वो बच्चे में आ जाएगा जीन, तो फिर बच्चे में भी क्या होगा, हैंड वगैरह बनना स्टार्ट होगा, ऐसा मानते थे ये। तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि डार्विन साहब ये बताइए कि जिन पेरेंट के पास हाथ नहीं होता या जिन पेरेंट के पास पैर नहीं होता तो उनकी आने वाली संतान में तो पैर नहीं होना चाहिए, फिर वहाँ पे कैसे पैर आ गया। देखिए, लोगों ने कहा जिनके पास हाथ नहीं तो उनकी संतान में कैसे हाथ आ गया, ठीक है ना। तो फिर इस बात का सलूशन जो सही निकल के आया वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से क्लियर हुआ। मेंडल ने क्या किया था, 1856 से लेके 1863 इस दौरान इन्होंने स्टडी किया था। अच्छा, जब क्वेश्चन ये है कि जब 56 से लेके 63 तक मेंडल ने स्टडी किया तो 1868 में ये डार्विन को ये बात बताने की जरूरत क्यों पड़ गई। जब लॉज ऑफ इनहेरिटेंस 56 और 63 के बीच में आ गए थे तो 68 में, 63 से ज़्यादा ना 68, तो 68 में डार्विन क्यों कूद पड़े, सवाल इस बात का उठता है। रीज़न ये है कि जो 1856 से ले 1860 तक मेंडल ने स्टडी किया था, इसको कहाँ लोग जान पाए थे, इसके बारे में तो हमको कब पता चला था, ये 1900 में पता चला था ना, मेंडल के नियम की डिस्कवरी हुई थी, तब हम ये चीज़ जाने थे। तो इसीलिए 1868 तक भी हमको इनहेरिटेंस के बारे में नहीं पता था। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेंडल ने किस तरीके से मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इसमें कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मेंडल का, मैं कवर किया हूँ। जैसे मेंडल मेंडल का बर्थ कब हुआ था जानते हैं, 22 जुलाई 1822 में हुआ था। और ये चीज़ आप मत ही ध्यान दीजिए, बपतिस्मा वगैरह काम का नहीं है आपके। और बर्थ प्लेस इनका क्या था, इनका जो बर्थ प्लेस था वो कहाँ पे था, जेक रिपब्लिक, ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। 1843 में ये सेंट थॉमस मठ में चले गए थे। फिर 1851 में वियना विश्वविद्यालय, वापस आकर मोनेस्ट्री ऑफ ब्रूनो में गार्डन में था, वहाँ पे 1856 से लेके 1867 ईयर तक क्या किया था, गार्डन पी जिसका नाम क्या था, पाइसम सैटिवम पर अध्ययन किया। फिर इन्होंने क्या किया, 1856 में लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जैसी बुक लिखी, और इस बुक को फिर लोगों ने नोटिस नहीं किया था क्योंकि डार्विन उस समय 19वीं सेंचुरी तक डार्विन जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट में से आते थे और इनकी बात को लोग सत्य मानते थे, जो उन्होंने बोल दिया वही सही है। तो अब सवाल ये हुआ कि डार्विन की बात को सत्य मानने के बाद भी उस चैलेंजिंग फेस में मेंडल कैसे सफल हो गए, मेंडल को लोगों ने क्यों सक्सेसफुल माना। तो यहाँ से देखिए मैंने अगली हेडिंग क्या डाली है कि वाई मेंडल सक्सेसफुल। क्या क्या है, पहली चीज़, मेंडल जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे और अपने रिजल्ट को जो इन्होंने 7 ईयर तक पाइसम सैटिवम पे 7 कैरेक्टर यानी कि 14 ट्रेड की स्टडी किया था ना, उस डेट स्टडी करने के बाद जो डेटा मिला था इनको, ये उस डेटा को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और उसे स्टैटिक्स में बहुत बेहतर तरीके से समझाया। दूसरा,
इन्होंने जो सैम्पलिंग साइज रखी थी ना, जो सैंपल लेते थे, स्मॉल नहीं लेते थे, वो लार्ज लेते थे। लार्ज लेने का मतलब क्या कि ये एक दो पौधों पे नहीं स्टडी करते थे, ये 100 से लेके हज़ारों प्लांट पे स्टडी करते। इस वजह से जो क्रेडिबिलिटी थी वो ग्रेटर देखने की मिलती। भाई ज़्यादा पौधे लोगे तो क्रेडिबिलिटी भी कैसे आएगी, ज़्यादा आएगी। ये इन्होंने टेस्टिंग भी किया, फिर रीटेस्टिंग भी किया सक्सेसिव जनरेशन, आने वाली जनरेशन में, जिससे प्रूफ होता था कि उनका इन्फ्लुएंस निष्कर्ष सही है। और जो अनडिजायरेबल, जो अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया, यानी कि बिना आधार के जो विचार थे, उनको गलत साबित कर दिया था। क्लियर। मेंडल ने ट्रू ब्रीड पी लाइन, यानी कि अब ट्रू ब्रीड का मतलब क्या होता है हम ये नहीं समझ पाते हैं। ट्रू ब्रीड का मतलब जब भी आप लगातार सेल्फिंग कराओ और उस सेल्फिंग के दौरान पेरेंटल कैरेक्टर ही मिलते जाएं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीड। या आप सिंपल ऐसे समझ लो, जो कैपिटल टी आप लिखते हो ट्रू ब्रीड है, स्मॉल टी आप लिखते हो ये भी ट्रू ब्रीड है। कैपिटल टी स्मॉल टी ये ट्रू या प्योर ब्रीड नहीं कहलाती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अगर आप सेल्फिंग कराओगे तो टाल ही आएगा, इसमें सेल्फिंग कराओगे तो डार्फ ही आएगा, इसमें जब कराओगे ना तो टाल भी आ सकता है F2 में और डार्फ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो करेक्टर था वो सेग्रीगेट कर गया, वो बच नहीं पाया। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये ट्रू ब्रीड को बता रही हैं, ठीक है। तो मेंडल क्यों सफल हुए, इसके मैंने रीजंस आपको 4 दिखाए, एक बार फिर से पढ़ते हैं। मैथमेटिशियन थे तो अपने रिजल्ट को स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते, लार्ज सैम्पलिंग साइज लिया था तो ग्रेटर क्रेडिबिलिटी आती। इन्होंने टेस्टिंग है, रीटेस्टिंग है ना, सक्सेसिव जनरेशन का किया। और जो बिना आधार के विचार थे, जैसे आप वहाँ पे पढ़ोगे ना बुक में, वहाँ पे लिखा है अनसब्सटेंशिएटेड आइडिया, जो बिना आधार के विचार थे, जैसे जो डार्विन की बात थी, उनको भी गलत साबित किया। और मेंडल ने ट्रू ब्रीड पी लाइन का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर स्टेबल ट्रेड को शो करते हैं और कंट्रास्टिंग ट्रेड को लिया था, इसलिए सफल हुए थे। आगे चलते हैं क्या है, अब देख लेते हैं कि मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग ट्रेड लिया था वो कौन कौन से थे। तो हम जानते हैं कि 7 कैरेक्टर मेंडल के थे और टोटल 14 ट्रेड थे ये। देखिए स्टेम हाइट ये कैरेक्टर है, हाइट में लंबा है कि बौना है ये ट्रेड है। ये टाल एंड डार्फ बोलना क्या कहलाएगा, ट्रेड कहलाएगा। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ना कैसे, स्टेम हाइट को पहले अलग कर लीजिएगा। इनमें से जो मैंने इधर लिखा हुआ है डोमिनेंस है, इधर का कौन सा रेसेसिव, मैं आपको डोमिनेंस एंड रेसेसिव भी समझाऊंगा। इसके बाद दो का पेयर बना लीजिएगा आप, ठीक है ना, दो का पेयर बना लीजिएगा इस तरह से। अब देखिए स्टेम हाइट हो गया, फिर फ्लावर कलर में 2 है, एक वायलेट है, दूसरा कौन सा वाइट था। फ्लावर पोजीशन कौन सी थी, एक्सियल थी और टर्मिनल थी। पॉड कलर इनफ्लेटेड एंड कंस्ट्रिक्टेड है, और पोड शेप कैसा है, ग्रीन एंड येलो है। सीड शेप कैसा है, राउंड एंड रिंकल्ड है। सीड कलर कैसा है, येलो एंड ग्रीन है। वीडियो इसकी लंबी हो जाएगी, 13 मिनट हो चुका है। अगले लेक्चर में मैं आपसे वर्क ऑन मेंडल के ऊपर बात करूंगा, ठीक है ना, वो भी मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक ठीक है। मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे ये आप ध्यान देना, और कौन कौन से ट्रेड थे। अगर आप इधर की काउंटिंग करोगे कुल 14 ट्रेड आते हैं, ठीक है ना, और कैरेक्टर कितने आते हैं, 7 आते हैं।